अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में वी आर डन विद द first chapter, that was metals and reactivity. We completed this chapter alhamdulillah in the previous week, and I have recalled it. In fact, I have recalled this chapter thoroughly in the last class कि हमने इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में जाना, ट्रांजिशन मेटल्स, अल्कली मेटल्स, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। एंड दिस वाज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अब आपकी पूरी केमिस्ट्री में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे रिएक्टिविटी के। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की, विच वाज अ कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मल्टीपल मेटल्स, एंड देन उस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है इसके ऊपर हमने बात की। देन we learned something really basic and really really important, which was how to write a correct formula. किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हमने कैसे लिखना है ये हमने सीखा, एंड दिस इज समथिंग रियली रियली बेसिक। ये हर बच्चे को आनी चाहिए इफ यू वांट कि आपकी केमिस्ट्री बेहतर हो। और सेकेंडली जो आपके खास तौर पे ये चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड बेस के रिएक्शंस, मोल्स की इक्वेशंस, उनमें अगर इफ यू वांट कि आपके मार्क्स फजूल के ना जाया हो जाएं, ना डिडक्ट हो जाएं, तो यू नीड to be absolutely certain about the formula writing, because when you are given a word equation, examiner expect you to write the correct formula of the compound, correct way of correctly write the equation. Then उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस की थी और उसके बाद हम उसी रिएक्शन वाली चीज में चले गए थे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात थी वो था एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जिसमें मैंने एल्यूमिनियम को पर्टिकुलरली हाईलाइट किया था, बिकॉज एल्यूमिनियम वाज द मेटल जो कि जब ऑक्साइड बनाता है, ऑल्दो इट्स अ हाई रिएक्टिव मेटल, बट बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फॉर्मेशन, हमने क्या पढ़ा था लीना एंड शाफिया, दैट एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर जो उसकी ऑक्साइड है दैट इज coated like this, and it further block the contact of the aluminum with the other element, and the reaction stops. ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा आता है। फिर हमने रिएक्शंस एलिमेंट्स के HCl और H2SO4 के साथ लिखे। उसके बाद वी टॉक सेपरेटली अबाउट वाटर। व्हाई? बिकॉज वाटर ऑल्दो इट कंटेन्स हाइड्रोजन, लेकिन वाटर इज itself is a very stable compound. So unlike other elements who just randomly react with hydrogen if they are more reactive than hydrogen, water की जो केस था वो डिफरेंट था। वाटर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना? उसके बाद मेरे बच्चों, मेरे उन्होंने हालों हमने इस डिस्कशन को क्लोज किया और कनेक्टिविटी में ही हमने एक और डिस्कशन शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन थी, जिसका एक लेक्चर आप ऑलरेडी जो है ना वो कर चुके हैं, एंड दैट वाज अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमने शुरू किया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि इस सेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बड़ा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है ना? अब मेरे बच्चों, एक्सट्रैक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? तो डे 1 पर जो लेक्चर आपने अटेंड किया था उस लेक्चर में व्हाट वी डिस्कस वाज कि मेटल्स की रिएक्टिविटी का तो आपको पता है, और हमने आपको समझाया कि जो मेटल्स डाउन दी रिएक्टिविटी सीरीज आते हैं दे आर लो रिएक्टिव, एंड इफ दे आर लो रिएक्टिव तो नेचुरली भी इफ वी फाइंड दीज मेटल्स नेचुरली, तो नेचुरली दीज मेटल्स आर प्रेजेंट इन आइसोलेटेड स्टेट, free state, rather than to chemically combine to something. They are present in free state, and therefore we do not require any special technique to extract them. However, those metals which were reactive, they are not present in free state, rather they are chemically combined to something, and their naturally occurring form was called ore. अब अगर वो chemically किसी चीज से combine हुए हैं तो we need to separate them. So conclusively हमने बात की थी कि those elements which are below carbon, for them we use reducing agent method, and for those who are above carbon we don't have any choice, and that is why we only use electrolysis for them. याद आ रहा है कुछ बेटा? पिछली क्लास के अंदर we had a detailed discussion on this. The whole class was dedicated on this thing. एंड उसके बाद फिर वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास में वी डिड सम डेफिनेशंस। ठीक है कि मेटलर्जी क्या होती है, और क्या होता है, गैंग, फ्लक्स और स्लैग और स्मेल्टिंग क्या होती है। दीज वर द डेफिनेशंस जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स इन द चैप्टर, अब आपको
ये पता है कि कार्बन से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट मेथड, एंड कार्बन से ऊपर वालों को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। तो कार्बन के ऊपर वालों में से एक एग्जांपल डिटेल में करनी है विच इज एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, एंड कार्बन के नीचे वालों में से एक एग्जांपल डिटेल में करनी है विच इज आयरन का एक्सट्रैक्शन। दिस शुड बी वेरी क्लियर, ताकि आपका एक लेआउट चैप्टर का बन जाए दिमाग में। कार्बन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपका सिलेबस में है, एंड कार्बन के नीचे जो है वो आयरन का एग्जांपल है। इस चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आयरन इन पर्टिकुलर ओनली, व्हाई नॉट द अदर एलिमेंट, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो ताल्लुक है बेटा, दैट एल्यूमिनियम विल बी डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ना, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ नहीं है, तो इट वुड बी लाइक अ रट्टाफिकेशन। हाउएवर जब हम इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर करेंगे तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन वहां पर मैं आपको कराऊंगा। तो इन दिस चैप्टर नाउ the layout of the chapter moving forward is now discussing the iron, how exactly iron is extracted from its ore, and we are going to talk multiple things about iron. तो इसीलिए बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको जाते जाते हेडिंग बनवा दी थी, which is the today's major discussion, that is extraction of iron from its hematite ore in blast furnace. ये आपके ओ लेवल केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। एमसीक्यू में कम आता है, थ्योरी में ज्यादा आता है। केमिस्ट्री में आपको पता है थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन जहां पर है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन केमिस्ट्री थ्योरी। तो आज तमाम बच्चे जो अब आहिस्ता आहिस्ता लेट आ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स हेमाटाइट ओर। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लास कि कार्बन के आयरन, बिकॉज कार्बन के नीचे मौजूद है, सो कार्बन बीइंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैज द कैपेबिलिटी टू किक आउट आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लेकिन आज हम इसको आयरन के रेफरेंस में इन पर्टिकुलर डिटेल डिस्कस करेंगे। कोशिश करनी है बेटा मेरे साथ याद कर पाओ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस नहीं करोगे तो दिस प्रोसेस माइट confuse you a bit, which I don't want obviously. तो मेरे बच्चे, extraction of iron from its hematite ore in blast furnace, यानी आज मैं और आप मिलकर सीखने जा रहे हैं कि आयरन जो हमें नेचुरली मिलता है मल्टीपल फॉर्म्स में, उसकी कौन सी फॉर्म यूज करने जा रहे हैं हम लोग, द फॉर्म विच वी कॉल हेमाटाइट, और उसको हम एक फर्नेस के अंदर, बड़ी सी तंदूर के अंदर, बड़ी सी भट्टी के अंदर हम आयरन की एक्सट्रैक्शन आपको बताने सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, वेरी क्विकली फर्स्ट remember that iron naturally occurs, आयरन को जब हम नेचुरली ढूंढते हैं ना, तो नेचर में आयरन इज प्राइमरीली प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, इन टू ओर्स। आयरन हैज टू मेजर ओर्स। इन शॉर्टकट, आयरन नेचुरली एग्जिस्ट करता है दो ओर्स की फॉर्म में। एक ओर जो आपको नाम में नजर आ रहा है दैट इज हीमाटाइट, but there is another major ore of iron whose name is given in your syllabus, that is पायराइट ore। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं ये नाम ना बताऊं तो आपको लगेगा कि शायद हेमाटाइट आयरन का ओर है और पायराइट किसी और का ओर है। किसी और क्या था जो लास्ट क्लास में बता के गया था, ओर इज द नेचुरली अकरिंग रॉ फॉर्म ऑफ अ मेटल, कि जब आप मेटल को अर्थ क्रस्ट में से कहीं से भी नेचुरली फाइंड आउट करते हो तो वो जाहिर है कोई साफ सुथरा आयरन या साफ सुथरा कॉपर या साफ सुथरा जो है ना वो जिंक नहीं होता, बल्कि इट इज प्रेजेंट इन अ रॉ स्टेट, कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड स्टेट। तो उसी को हमने ओर का नाम दिया था। सो आयरन के बच्चों मेरे साथ पार्टिसिपेट करते जाना। आयरन के नेचुरली दो मेजर ओर्स हमें दुनिया में मिलते हैं, एक हेमाटाइट है और एक पायराइट है। पायराइट का सिर्फ आपने नाम याद रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पायराइट इज आल्सो एन ओर ऑफ आयरन। हेमाटाइट क्या होता है? हेमाटाइट इज द ओर ऑफ आयरन दैट कंटेन्स Fe2O3। हेमाटाइट आयरन का वो ओर है जिसमें आयरन किससे कंबाइन हुआ है बच्चों? ऑक्सीजन से। मेरे साथ याद करो, जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास में भी हैं, गैप के बाद भी आ रहे हैं, यू ऑल आर केपेबल ऑफ रिलेटिंग दिस, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक यू नीड टू टेल मी कि आपने समझा नहीं, और दरमियान में पार्टिसिपेट करते रहना। जबकि आयरन का जो पायराइट ओर है दैट इज द ओर ऑफ आयरन विद सल्फर। सो आयरन हमें दो नेचुरल फॉर्म्स में मिलता है, एक आयरन का ऑक्साइड ओर है जिसको हेमाटाइट कहते हैं, और एक आयरन का पायराइट ओर है जिसमें आयरन के साथ सल्फर से वो कंबाइन हुआ है। इन योर सिलेबस द डिटेल जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम दिस वेराइटी ऑफ ओर। इस ओर से हम इसकी जो है ना एक्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ये प्रोसेस बच्चों डायग्राम बेस्ड है, तो डायग्राम मैं और आप साथ साथ बनाओगे ताकि वक्त बचे। लेकिन जब मैं डायग्राम बना लूंगा उसके बाद आप
छापने पे फोकस नहीं करना, बल्कि आपने डायग्राम समझने पर फोकस करना है, क्योंकि विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मैं आपको देने वाला हूं इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। डायग्राम बना बनाया मैं आपके सामने इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आपको एग्जाम में बाज दफा डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आ जाती है, तो यू शुड नो हाउ टू मेक इट। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो लेट्स मेक विद मी a rough sketch of a blast furnace. डायग्राम बच्चों आप मेरे साथ ही बनाओ ताकि वक्त बचेगा। जब मैं डायग्राम कंप्लीट कर लूंगा, देन आई वांट यू टू पे फुल अटेंशन ऑन द प्रोसेस। What are we making now? We are trying to make blast furnace, an industrial level furnace, an industrial level huge furnace. We are trying to make it in a way which is asked in your exam. Okay जी। ओके बच्चों, डायग्राम बेटा ड्रॉ कर रहे हो साथ साथ सारे? यस सर। ठीक है, दैट इज हाउ ब्लास्ट फर्नेस रफली लुक्स लाइक। ठीक है, अब इतना पीस बना लो जल्दी से, उसके बाद जस्ट लीव योर पेंसिल और लीव योर पेन एंड ट्राई टू फोकस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि इसका विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। देखो बेटा, दिस टैंक इज प्राइमरीली इज एन इंडस्ट्रियल कैलिबर टैंक, इट्स अ ह्यूज टैंक। ठीक है, एंड इट इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ स्टील। दिस इज स्टील टैंक। ठीक है ना, ये टैंक जो है वो स्टील का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, दैट इनर लाइनिंग ऑफ द टैंक इज थ्रू ब्रिक्स। जो फायर प्रूफ ब्रिक्स होती हैं, तंदूर देखा है ना आपने, तंदूर में अंदर क्या लगी होती है? ईंटें लगी हुई होती हैं। तो इसी तरह ये जो इसकी इनर लाइनिंग है, दिस इज ऑल फिल्ड विद फायर प्रूफ ब्रिक्स। वाई फायर प्रूफ ब्रिक्स बेटा? क्योंकि देखो, स्टील से मजबूती तो आ जाएगी, लेकिन बिकॉज यहाँ अंदर हम बहुत ही कोई हाई टेम्परेचर पर काम करने वाले हैं, तो उस हाई टेम्परेचर को रिटेन करने में ब्रिक्स प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। आपको मालूम है, तंदूर में जो ईंटें होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो तंदूर है वो ज्यादा देर तक गर्म रह पाता है। तो इसलिए ईंटें यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ताकि अंदर जो हीट हम जनरेट करेंगे, अंदर जो हीट का हिसाब किताब होने वाला है, वो जल्दी जल्दी जो है ना टेम्परेचर खत्म ना हो जाए, बल्कि वो सस्टेनेबल जो है ना वो सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन। तो इसलिए फायर प्रूफ ब्रिक्स मौजूद है। अब मैं हाइलाइटर कलर से कुछ कुछ पॉइंट्स को येलो हाईलाइट कर रहा हूं और कुछ पॉइंट्स को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, टू जस्ट डिफरेंशिएट। जिनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, दीज आर लाइक आउटलेट्स, यहां से कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, दीज आर लाइक आउटलेट्स। ठीक है, एंड जो येलो से हाईलाइट हमने किए हैं, दीज आर लाइक इनलेट्स। यानी जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि एवरीथिंग वाज लुकिंग सेम, तो जो येलो से हमने हाईलाइट किए हैं, दीज आर इनलेट्स, यहां से हम कुछ एंटर कराएंगे इस टावर में, इस चेंबर में, इस फर्नेस में। और जो ग्रीन है, वहां से कुछ ना कुछ बाहर आने वाला है। ठीक है, फिर वन लास्ट थिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर इज, चलिए, अब आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट लीव योर पेन एंड जस्ट ट्राई टू फोकस व्हाट आई एम टेलिंग यू। मेरे बच्चों, लेबल कर देते हैं सबसे पहले, अपनी अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। सो हियर वी हैव गॉट स्टील टैंक,
which is lined inside by bricks. ठीक है, and this is inlet. These are also inlet. This is outlet, and these are also outlets for something. You will later understand कि किस चीज के लिए कौन सा आउटलेट है. What are these structures बेटा? ये porous plates होती हैं. These are porous plates. Why? Porous plate का मतलब क्या है? These are not solid plates. These are like porous plate like this. ठीक है, there are perforations. जैसे छलनी होती है ना, छलनी, इसी तरह these are kind of perforated plates. And what is the logic of using them? अभी आप प्रोसेस के साथ सीख जाओगे तो इंशाल्लाह कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. लेट्स बिगिन द प्रोसेस. या प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूं बेटा. प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, इस प्रोसेस में टोटल 5 रिएक्शंस हैं. इस प्रोसेस में टोटल 5 रिएक्शंस हैं. 5. 3 एक सेट में है, 2 एक सेट में है. ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि एक स्टूडेंट के एंगल से जब भी आप इस प्रोसेस को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में होगा कि सर ने बोला था, या प्रोसेस को जब आप रिवाइज करोगे तो दिमाग में होगा कि यार प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स हैं, 5 रिएक्शन हमें इस प्रोसेस में लिखने. 3 एक सेट में है, 2 एक सेट में. एंड द सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. The sequence is also important, please. तो सीक्वेंस समझने के लिए प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं. आए मेरा बच्चा, शुरू करते हैं प्रोसेस को. मेरे बच्चे इमेजिन करें कि हमने ओर निकाल लिया. ये है ओर, ये है हेमाटाइट ओर. अब मुझे एक बात बताएं कि जो हेमाटाइट ओर है ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जनाब बिल्कुल प्योर आयरन ऑक्साइड निकलेगा. इट वुड बी अलोंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज. ये बात हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओर को जब आप जमीन से निकालते हैं या कहीं से भी निकालते हैं तो इट इज गोइंग टू बी विद लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज. यस और नो? और जो सबसे मेजर इम्प्योरिटी किसी भी ओर में होती है, दैट इज एनीबडी? सबसे मेजर इम्प्योरिटी हमने लिखवाया था. किसी भी ओर में जो सबसे मेजर इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? सैंड और सिलिका. रिमेंबर, देखो यहां पर हमने लिखा है बता, किसी भी ओर में जो सबसे बड़ी इंप्योरिटी होती है दैट इज ऑलवेज सैंड, जिसको हमने क्या कहा था? गैंग. द लार्जेस्ट इंप्योरिटी ऑफ एन ओर इज कॉल्ड गैंग. ठीक है ना, ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जब हम हेमाटाइट को निकालेंगे तो इसमें सिर्फ आयरन ऑक्साइड नहीं होगा. नहीं मेरे बच्चे, स्टील का मटेरियल, कुछ भी मेल्ट वेल्ट नहीं होगा. लिसन वेरी केयरफुली. तो अब ये जो हेमाटाइट ओर है ये हमारे पास एक बहुत बड़ी चट्टान की शक्ल में होगा इनिशियली, और उसमें बहुत कुछ और भी होगा, बट प्राइमरीली 2 चीजें होंगी, आयरन ऑक्साइड एंड सैंड और सिलिका. और भी बहुत कुछ होगा बट दैट इज नॉट कंसिडरेबल एट दिस पॉइंट. अब हम क्या करेंगे? इस पूरे चट्टान को उठा के क्या यहां डाल देंगे? नहीं मेरे बच्चे, आप केमिस्ट्री इतनी समझते हैं कि अगर हम रिएक्शन में कोई बहुत बड़ा सा रॉक यानी साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत बड़ा हो तो रिएक्शन बहुत ही स्लो जाता है. तो वी ऑल नो कि अगर हमें एक रिएक्शन पाउडर फॉर्म में कराएं तो ज्यादा तेज होता है. ठीक है, अगर साइज ऑफ द पार्टिकल हम रिड्यूस कर दें सो दैट मोर पार्टिकल्स कैन कोलाइड इजीली. देयरफॉर जो चीज आपको जहां से शुरू करते हैं प्रोसेस, दैट इज कि आप ओर को विद द हैवी मशीनरी क्रश करते हैं. आपने जो ओर निकाला है, इमेजिन करें आप खड़े हुए इंडस्ट्री में, यू आर जो है ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द एक्सट्रैक्शन. तो आप जब ओर हासिल करोगे ट्रक में लोड होके, बड़े बड़े डंपर्स में लोड होकर ये बड़ी बड़ी रॉक्स आपके पास पहुंचेंगी, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? शेफा, शायान, Noman, you are going to use a heavy machinery setup and to try to break that, crush that as fine as possible. And जितना उसको आपने फाइन कर लिया उससे आपको फायदा क्या मिलता है कि उतना उसका जो रिएक्शन होने वाला है अंदर वो तेज हो जाएगा. अब आपने इसको क्रश कर लिया. नाउ यू हैव इनलेट्स. ये 2 इनलेट्स हैं आपके पास बेटा. इन 2 इनलेट्स में से आप ये जो क्रश ओर है जिसमें आपके पास क्या क्या चीजें थी बेटा? Fe2O3 बोलना पड़ेगा बेटा. Fe2O3 और SiO2, ये दोनों इनलेट से आप. अच्छा जुहेर, माइक पर आ जाओ. जुहेर, जुहेर क्या बात समझ में नहीं आई बेटा? सर वो जुहेर ऐसा, माइक पर आओ. जिंदा. सर इंटरनेट इशू की वजह से मैं ज़रा लेट क्लास में ज्वाइन हुआ, तो आप सर मैंने ये थोड़ा मिस कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आया ये प्रोसेस. आप लास्ट क्लास में भी नहीं थे मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट, इफ आई एम राइट. जी 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 सर, आई नॉट प्रेजेंट. जी जी. और आप आज भी लेट आ रहे हो हैं. जुहेर साहब, काम सही नहीं हो रहा आपकी तरफ से.
देखो अब मसला ये है, मैंने उसे जी भी सर, वो बताया था कि अब जो असल में शिफ्ट हुआ हम हूँ ना, तो इंटरनेट नहीं लगा हुआ घर में अभी, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। inorganic chemistry is going to bother a lot if due to any reason anybody is not consistent. अच्छा खैर इतना मुश्किल नहीं है, let me just go through it very quickly again. पहले तो ये समझ लो कि हम एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं आयरन की। वी आर इन अ चैप्टर, हमने मेटल्स एंड रिएक्टिविटी का चैप्टर आई गेस जो तुमने लास्ट टाइम अटेंड किया होगा क्योंकि तुम लास्ट वीक नहीं थे, तो वो हम चैप्टर कर रहे थे, वो खत्म हो गया। दिस इज अ न्यू चैप्टर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के नाम से, जिसका जी जी ऑलरेडी ये सर, वो सारे मैंने मेटल का पूरी रिकॉर्डिंग से पूरा खत्म कर लिया, मैंने सारे ठीक रिकॉर्डिंग हो ले गया। ली। तो अब हम लोग क्या सीख रहे हैं आज कि आयरन को हम कैसे सर एक्सट्रैक्ट करते इस चैप्टर की पहली क्लास है ना? हैं। दूसरी क्लास है ये इस ओके। चैप्टर की। जी जी यही तो कह रहा हूँ आपको, इस चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास है ये रही ना, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ से शुरू हुआ था ये चैप्टर, एंड दिस वाज ऑल क्वाइट कंसेप्चुअल। जो है ना वो सारा हिसाब किताब था जो हमने डिस्कस किया था। खैर अभी उसको साइड में कर देते हैं। अभी हमें बस दो तीन चीजें सीखनी है। नंबर वन, हम आयरन की एक्सट्रैक्शन सीख रहे हैं जो कार्बन के नीचे आता है। इट मींस कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आयरन, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट मेथड कहते हैं। इसका लॉजिक हमने डिस्कस किया था, दोबारा आ जाएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब सुन लो, ये टर्म्स थी, टर्म्स को भी फिलहाल गोली मार दो। अब तुम्हें फिलहाल क्या पता होना चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड टुडेज डिस्कशन, कि भाई हम आयरन को जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आयरन नेचुरली हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, हेमाटाइट और पायराइट। और ये वाली कौन सी फॉर्म है जिसकी हमारे सिलेबस में बात हो रही है, दैट इज हेमाटाइट व्हिच इज Fe2O3, and along with it lot of impurities, especially sand is there. अब हमने क्या किया, आयरन की एक्सट्रैक्शन होती है एक फर्नेस में जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, तो हमने ये ब्लास्ट फर्नेस ड्रॉ कर लिया। ब्लास्ट फर्नेस सबके लिए नया है जिन्होंने नहीं पढ़ा, एवरीबडी। ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। कुछ इनलेट्स ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, कुछ इनलेट्स नीचे नजर आ रहे हैं, कुछ आउटलेट, एक आउटलेट ऊपर है और कुछ आउटलेट्स नीचे हैं। ये दरमियान में पोरस प्लेट्स हैं, स्टील का टैंक है, और ब्रिक्स अंदर जो है वो ब्रिक्स से लाइनिंग हुई हुई है। अब प्रोसेस अभी अपने शुरू ही किया है। तो हेमाटाइट में क्या चीज है, हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, तो इट कंटेन्स Fe2O3, एंड बिकॉज ये जमीन से निकाल रहे हो या माइन से निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये प्योर तो नहीं होगा, इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी। और पिछली क्लास में हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी ओर के साथ सबसे बड़ी इंप्योरिटी जो अंडरस्टूड है दैट इज सैंड, सिलिका। तो वो हमने ओर हासिल किया, उसको क्रश किया। अब क्रश करके हम फिलहाल इसे ऊपर वाले आउटलेट से एंटर करा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड टिल नाउ। आर यू एबल टू रिलेट इट नाउ? यस जुहेर। यस सर। Chalo. Now listen very carefully. Noman, are you able to better understand this? Noman, I think this is your first class today. Noman, are you able to understand this? Noman. Okay, thank you बेटा for the response. अच्छा, now listen very carefully. बेटा अब विजुअल दिमाग में होना चाहिए। इमेजिन करो ये टावर तुम्हारे सामने, तुम दोनों इनलेट से क्या डाल रहे हो बेटा, आप डाल रहे हो ओर में क्या क्या था, Fe2O3 था और सिलिका था। और था Fe2O3 था, सिलिका था। अब दो चीजें तो ओर में थी, दो चीजें इनके साथ तुम डाल रहे हो। ये इसी तरह कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना बेटा। दो चीजें ओर में थी और चूंकि प्रोसेस तुमने कराना है तो इनके साथ दो चीजें आप ऐड कर रहे हो। वन इज कोक। व्हाट इज कोक, आपको पहले भी बता चुका हूं। कोक हम कार्बन को कहते हैं, कार्बन, प्योर कार्बन को कोक कहते हैं। एंड अलोंग विद कोक वी आर ऑल्सो पुटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को आसान उर्दू में कहते हैं तो चूना। चूना, चूना सस्ता सा मटेरियल है, कैल्शियम कार्बोनेट इज द फार्मूला फॉर द लाइमस्टोन। सो आप और में दो चीजें शामिल थी और उसके साथ दो चीजें आपने ऐड कर दी। कौन कौन सी बच्चों, माइक पर आके बोले। नंबर वन कोक, एंड नंबर टू लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों डाली है ये काम अभी आप देखेंगे क्या करेंगे। तो यहां तक मेरे साथ याद करो, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आप प्रोसेस करने वाले हो, ऊपर से आप डाल रहे हो और विच कंटेन टू थिंग्स प्राइमरीली। एक आयरन का कंपाउंड है जिसमें से हमें आयरन को निकालना है, एक सैंड है जो इंप्योरिटी है, और दो चीजें हमने उसके साथ डाली। अमना अलवी, व्हाट आर दोस टू थिंग्स, coke and limestone. What is coke? It's pure carbon. And what is limestone, Alina Rahil? That's calcium carbonate, चूना। ठीक है बच्चों, यहां से हमने वो दो चीजें और वाली और दो चीजें हमारी अपनी प्रोसेस को चलाने के लिए हमने डाली। नीचे से जो ये इनलेट था, यहां से बेटा हम ऐड करते हैं हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। Hot blast of air. The air which is being entered from this point roughly has a temperature of around
800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हवा को, एयर को यहाँ नीचे वाले इनलेट से दाखिल कराया जाता है। क्यों नीचे से क्यों करा रहे हैं बेटा? गैस है तो जाहिर है नीचे से कराएंगे तो फिर ये ऊपर उठेगी और सॉलिड ऊपर से नीचे आएगा और दोनों का रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा। तो अब विजुअल क्लियर होना चाहिए। ऊपर से आ रहा है और अलोंग विद इट कोक एंड लाइमस्टोन आ रहा है, नीचे से आ रही है हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। और ये प्लेट्स क्यों लगाई अब समझ आ रहा है? इमेजिन करो ये प्लेट्स नहीं होती तो ऊपर से हम और को गिराते, ठक करके नीचे गिर जाता। यस और नो? लेकिन अब चूंकि ये पोरस प्लेट्स हैं तो और ऐसे ऐसे करके आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से नीचे गिरेगा और गैस आसानी के साथ क्या करेगी बेटा? ऊपर जाएगी। सो वी विल हैव मोर कांटेक्ट टाइम। यस और नो? We will have more contact time for the reaction. Does this make sense? Noman, Michelle, Amna, Ali Usman, Ali Rahil, everybody else. Yes. ठीक है ना? Yes, sir. So basically the purpose of plate is to give or allow enough contact time for the reaction. So अब इमेजिन करो, अब मैंने क्या कहा था शुरू में कि इस प्रोसेस में टोटल 5 रिएक्शंस हैं। अब मैं रिएक्शंस की तरफ जा रहा हूँ। 5 में से 3 एक साथ, 2 एक साथ। ठीक है जी? ये 3 का सेट और 2 का सेट कैसे होने वाला है? ऊपर से बेटा गिर रहा है। अलीना, आर यू गेटिंग दिस? ऊपर से हमारा क्या गिर रहा है बेटा? और के साथ और क्या आ रहा है? रेड से मैं और को शो कर रहा हूँ। और के साथ हमारा कोक आ रहा है और कोक के साथ चूना भी आ रहा है। ठीक है ना? ये सब चीजें मिक्स होकर गिर रही हैं और नीचे से जा रही है ऑक्सीजन गैस। अब शुरू होता है सिलसिला बेटा रिएक्शंस का। ठीक है? आए जरा रिएक्शन साइड में लिखते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन जो शुरू करता है वो हमारा कोक है। आप जानते हैं कि कार्बन लव्स टू बर्न, कार्बन को जलना बहुत पसंद है। आपने ये चीज ऑब्जर्व की है, आप बॉनफायर करते हो, आप बारबेक्यू करते हो। कार्बन इज द एलिमेंट जिसको जला जला के तुम्हें खुशी होती है और कार्बन की ऑक्सीजन के साथ मोहब्बत कुछ ज्यादा ही है। ऑक्सीजन को देखकर कार्बन पागल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो पहला रिएक्शन होता है, ऊपर से आने वाला कार्बन, बेटा विजुअल दिमाग में रखना, ऊपर से आने वाला कार्बन और नीचे से आने वाली ऑक्सीजन। इतना आप देखो, घर में जब कार्बन, आप घर में आपको बारबेक्यू करना होता है तो आप पहले क्या करते हो? कोयला जलाते हो ना, और फिर उसके बाद उसी की हीट से फिर आप अपना बारबेक्यू करते हो। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी टेम्परेचर कितना नीचे, 800 डिग्री है। तो क्या लगता है कार्बन इजीली इतने हाई टेम्परेचर पे जल पड़ेगा या नहीं? यस और नो? चल जाएगा। Definitely a big yes. So carbon immediately react with oxygen at such a high temperature and convert into carbon dioxide. This is the first reaction. Is this clear? देखो क्या हो रहा है, ऊपर से जो कार्बन आ रहा है, नीचे से ऑक्सीजन आ रही है, तो बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? जी इट्स ऑल्सो क्या? अलीना, आमना, मिशेल, तो गैस है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। जी बेटा। सर इस रिएक्शन में 2 इनपुट्स है ना? हाँ जी, दोनों से हम यही डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं। इनपुट तो वैसे 3 है, 1 2 और 3 4 है। तो यहाँ दोनों से हमारा ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ दोनों से। ओके ठीक है, बैक टू डिस्कशन अगेन। यहाँ से बेटा कार्बन आ रहा था, नीचे से आ रही थी ऑक्सीजन। तो पहला रिएक्शन जो होगा ना, वो कौन सा है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है बच्चों? गैस है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो ये क्या करेगी? ऊपर उठेगी। यस और नो? यस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो नीचे तो नहीं आएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ही जाएगी। अच्छा, जुल्करनैन को मेरी आवाज आ रही है? जुल्करनैन, जुल्करनैन, आर यू विद अस? यस सर। यार ये कहाँ है? मुइज 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 कहाँ है? और उसकी दोनों बहनें कहाँ हैं क्लास में? सर वो असल में जो है ना, उनके पेपर है, उनकी मदर की मेरे पास आया था मैसेज कि वो आज जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है, वो करना है, सब चीजें। यार प्रॉब्लम पता है क्या है? अब उनको ये जितने मैंने उस दिन भी बताया था क्लास में कि मिड टर्म स्कूल में हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर ये क्लासेस मिस हो रही हैं तो मसला ये है कि फिर बाद में जब कोई मसला होगा तो फिर तो स्कूल वालों को तो नहीं बोलेंगे ना पेरेंट कि आप करा दें, फिर तो आपको बोलेंगे कि सर से कहेंगे सर करा दें, ये करा दें, सर वो भी करा दें। तो ये तो फिर इसका मतलब गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाली बात है। जब अपनी मर्जी है फिर छुट्टी कर ली है, फिर बाद में दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। तो प्लीज जब भी पेरेंट्स से बात हो उनसे कहें कि ठीक है, इट्स टोटली ओके,
कि लोड आ गया है, लेकिन लोड मैनेज करना सीखना है। ये थोड़ी कि लोड आ गया तो बस छुट्टी मार लो, उधर छुट्टी मार लो, ये छुट्टी मार लो। और ये हम यहाँ के क्लास में क्या डांडिया खेलना सीख रहे हैं कि क्या क्लास में मैं कार्ड्स खेलना सिखा रहा हूँ? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर आल्सो स्टडिंग ना। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मेक श्योर, बिकॉज दिसंबर में वी आर फेसिंग दिस इशू टू मच कि जनाब बच्चे ने छुट्टी मार ली, स्कूल में मिड टर्म है। भाई सो व्हाट, आपने जब ट्यूशन ज्वाइन किए थे तो इट मीन यू डिसाइडेड कि आप दोनों चीजों को मैनेज करोगे पैरेलल। करने का टाइम जब आया है तो यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और फिर टुवर्ड्स द एंड अगर मैं कह दूं कि टीचर इज नॉट अवेलेबल, तो विल दे बी एबल टू टॉलरेट दैट? ऑब्वियसली नॉट। दे विल एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ट्यूशन टीचर कि सर आप ये भी करा दें, ये रिवाइज करा दें, वो पास पेपर करा देंगे। तो ये इसका मतलब है फिर ये तो गलत बात हो गई। तो आप सर्वैस से कोऑर्डिनेट कर लें, सर से कहें कि अपने अंदाज में जरा पेरेंट को समझाएं कि ठीक है स्कूल में एग्जाम है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कार्ड्स खेलना थोड़ी सीख रहे हैं, ये कोई हम अंताक्षरी का मुकाबला कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाई तो हो रही है और क्या हो रहा है? ठीक ठीक है है। सर। अच्छा बैक टू डिस्कशन बच्चों। तो कार्बन ने किससे रिएक्ट किया बेटा? ऑक्सीजन से। क्या बनाया बच्चों बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मजीद ऊपर उठेगी और ऊपर से फर्दर कार्बन आ रहा है, यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड यस। गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी, ऊपर से भी कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग कार्बन, ऊपर से मजीद कार्बन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो बेटा क्या होगा? सेकेंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। लिसन, द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ गैस व्हेन मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर से आने वाले कार्बन से रिएक्ट कर जाती है। देखो कार्बन कार्बन रिएक्शन चल रहे हैं। पहले कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से मजीद कार्बन आ रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद द फर्दर कार्बन एंड इट रिड्यूसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. It reduces from carbon dioxide to carbon monoxide, which is the major reducing agent of the process. What does that mean? This is the compound which basically has the ability to kick out. देखो याद रखो, आयरन की एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव गैस, सो इट रेडिली रिएक्ट्स विद आयरन का कंपाउंड इन दी ओर. ओर में हमारे पास आयरन का कंपाउंड मौजूद था और आयरन ही को हमने सेपरेट करना था. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कार्बन monoxide, which is the major reducing agent of the process, readily combines with iron and kick that iron out of the ore and combines with oxygen to form carbon dioxide. समझना, ये जो मैंने कहा तीन सेट रिएक्शन, तीन रिएक्शंस का एक सेट है. कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का गैस. जी बेटा बोलो. ये लास्ट सेक्शन प्लीज फिर से बता दें, आपकी आवाज कट गई थी. बेटा मैं आपके बगैर बताए भी फिर से ही बता रहा हूँ, ठीक है? सो लिसन वेरी केयरफुली. कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया बच्चे, क्या बनाया बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये ऊपर उठेगी, ऊपर से मजीद कार्बन आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड combines with carbon and forms carbon monoxide, which is the major reducing agent of the process. And this carbon monoxide is the compound which readily kicks iron out. आप आयरन को निकालने वाले थे, हमने शुरू में बात की थी कि आयरन को निकालने के लिए the carbon is more reactive and carbon can kick out iron from its compound. So it is actually more reactive form of carbon, which is carbon monoxide, and that readily kicks out iron from its compound, as you can see here, and the carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. So तीन सेट्स क्या हुए फिर से याद कीजिएगा. कार्बन combines with oxygen to form carbon dioxide. Carbon dioxide is reduced by the carbon into carbon monoxide, and then carbon dioxide reduces iron from its ore, forming carbon dioxide again, forming carbon dioxide again. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी क्या करेगी? अब मेरी बात को करेक्ट करना. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये वापस ऊपर जाएगी. ऊपर से क्या आ रहा है? मजीद कार्बन आ रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. देखो इसको ऐसे समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड ने आयरन को अलग करा दिया, आयरन को अलग किया, वापस क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड देन अगेन goes up, it will combine with further carbon, again form carbon dioxide, then carbon dioxide will kick iron out of the compound, again form carbon dioxide. Carbon dioxide will again goes and combine with further carbon to form carbon monoxide. अगर आप मेरी बात को सुन और समझ पा रहे हो तो it will become a cycle. जब तक मैं ऊपर से मजीद कार्बन डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, तब तक क्या होगा?
मेरे बच्चों, जब तक मैं मजीद कार्बन ऊपर से डालता रहूंगा, the carbon dioxide which is being formed in the container will continue to reduce to carbon monoxide, and carbon monoxide will continue to reduce iron from its compound and again reforming carbon dioxide. आप देखिए साइकिल बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनो बन रहा है, कार्बन मोनो से कार्बन डाई बन रहा है, फिर कार्बन डाई से कार्बन मोनो बन रहा है, फिर कार्बन मोनो से कार्बन डाई बन रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड converts into carbon monoxide, carbon monoxide reduces iron and convert back into carbon dioxide, then carbon dioxide combined with carbon to form again carbon monoxide reduces iron to form carbon dioxide again, and this process continues, and this leads to separation of iron slowly and gradually from its compound. Are you getting this, bachon? This a three-step reaction is going to be a continuous process जब तक मैं ऊपर से कार्बन डाल रहा हूं. क्या हो रहा है बच्चे? अलीना, शिफा, शाफिया, अली उस्मान, बेटा समझो. पहला रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं. कार्बन ने किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन से. क्या बनाया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. याद हो रहा है मेरे साथ? फिर कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन होगी? बोलते जाओ. To further carbon, and it will change into, bolo beta, carbon monoxide, and then carbon monoxide is going to reduce the iron from its ore and will convert again into carbon dioxide, and the carbon dioxide will again combine with carbon to form carbon monoxide, which again reduces iron to form iron and carbon dioxide, and the process goes on like this. Is that clear? Yes. 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 ये 3 स्टेप का प्रोसेस. आमना अलवी, मिशल जावेद, बेटा यू गेटिंग दिस? शयान, जी सर. जुहेर, नुमान, बेटा यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? शिफा, शाफिया, मुसिद? यस सर. यस सर. ठीक है. अब एक सवाल आ जाता है, बेटा ये तो समझ आ गया. अच्छा अब एक और बात समझ लो. ये जो आयरन मुझे मिलेगा, ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 700 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है. तो क्या ये आयरन मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा? आंसर इज अ बिग नो. ये आयरन सॉलिड है, तो इट विल ड्रॉप डाउन एंड इट विल बी ऑब्टेन इन अ फॉर्म ऑफ मोल्टन आयरन एट द वेरी बॉटम. तो आपको बहुत ज्यादा जो ये आपको मिलेगा मोल्टन लावा ऑफ आयरन एट द बॉटम. ये आपको मिल रहा है मोल्टन आयरन लावा. जो आयरन बन रहा है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड, आपको यहाँ बॉटम पे मोल्टन लावा ऑफ आयरन मिलेगा. आयरन बॉटम पे क्या हो रहा होगा बच्चे? कलेक्ट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. एंड जहन में रखें, ये जो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, यू नो दैट दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें जो 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ना, ये एक बार ही आपने जनरेट करना है. उसके बाद जो कोयला जलेगा, अंदर जो कोयला जलेगा वो ही इस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा. ये जो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, व्हाट इज दिस? कोयले का जलना. कोयले का जलना, इट्स कंबशन, एंड वी ऑल नो फ्रॉम द वेरी बेसिक केमिस्ट्री दैट कार्बन डाइऑक्साइड, द कंबशन प्रोड्यूसेस हीट. ठीक है बेटा, अहमद मैं बताता हूँ, सारी बातें बताऊंगा. लेट मी जस्ट फोकस राइट नाउ स्टेप बाय स्टेप ऑन एवरीथिंग ना. तो अभी पहले मुझे बताओ, ये सेट क्लियर है? जो मैंने कहा 5 सेट हैं, सॉरी 2 सेट में हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं. 5 रिएक्शंस हैं टोटल. तो 3 रिएक्शंस क्या हुए? आयरन ऑक्साइड कोक का हमने हिसाब किताब समझ लिया कि द कोक initially combined with oxygen to form carbon dioxide, which is reduced by the carbon to become carbon monoxide, and then carbon monoxide reduces iron from its ore and will again become carbon dioxide. Are we all good to go, beta? Till these 3 reactions, Noman, Shafia, Shifa, Amna, Ali, Usman, Alina, Shayan. Yes. चलो बेटा, आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ. अब बेटा एक सवाल ये आता है कि सर ठीक है मैं समझ आ गया, लेकिन फिर ये लाइमस्टोन क्यों डाला था? ये चूना क्यों डाला था? ये लाइमस्टोन क्यों डाला था? बेटा इसलिए कि आपने बजाय तो देखा रिएक्शन बड़ी आसानी से हो गया, बट इट्स नॉट दैट सिंपल. बिकॉज आपको मालूम था कि ओर के साथ देयर वाज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड. ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड, एंड वी हैड टू मेक श्योर कि ये सैंड भी जो है ना वो ओर के रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, तो इसका भी कोई इंतजाम करना था. तो व्हाई वी यूज कैल्शियम कार्बोनेट? लिसन हियर. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी पुट कैल्शियम कार्बोनेट इन at a high temperature, calcium carbonate, which is tuna, simply breaks up into calcium oxide and carbon dioxide. At a high temperature, because there is too much temperature in the tower, at that temperature, that calcium carbonate breaks down to produce calcium oxide and carbon dioxide. The carbon dioxide becomes the part of this cycle. Carbon dioxide तो इसी cycle में चली जाएगी because it's again the same gas. It will go into the cycle. लेकिन
असल गेम है कैल्शियम ऑक्साइड का। एक्चुअली दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज हैज सो मच लव फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन होता है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। यूं समझ लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड सालों से मिले नहीं थे और आज इनको हमने मिलवा दिया है। दे आर टू थर्स्टी फॉर ईच अदर, दे आर टू हंग्री फॉर ईच अदर। तो बिल्कुल इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है बेटा, इट ब्रेक्स अप टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स द पार्ट ऑफ द अबव प्रोसेस. However, calcium oxide readily combines with the sand component in the ore, forming a कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. बच्चों को फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. देखो एक Ca है, एक Si है और 2 और एक 3 ऑक्सीजन है. द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज SiCaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट. कैल्शियम सिलिकेट, which is again a very useful product. I'll tell you the use case of this compound later on. लेकिन मेरा बच्चा समझना, तो why we use limestone, हमें चूना क्यों यूज किया? अच्छा आप कह सकते हो कि सर चूना यूज करने के जगह डायरेक्टली ये यूज कर लेते. याद रखो बेटा, दिस इज नॉट अवेलेबल नेचुरली. ये जो चूना है ना, जो इसी को, यही सबसे चीपेस्ट सोर्स है टू मेक दिस कंपाउंड. तो रादर देन कि हम एक एडिशनल स्टेप लें कि अलग से पहले इसको बनाएं, वी डायरेक्टली यूज दिस लाइमस्टोन. ठीक है, एंड वी डायरेक्टली पुट दैट लाइमस्टोन इन टावर. ऑटोमेटिकली ये फॉर्म होता है, तो हमारी कॉस्ट बचती है और हमारा अलग से टाइम भी बचता है. एंड दिस रेडिली कंबाइंस विद सैंड टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट. And this calcium silicate is also a solid, but because of the high temperature, this also drops at the bottom and is collected at the bottom above iron. Iron is a metal, इसलिए आयरन का जो हिसाब किताब है वो ज्यादा डेंसर होता है. सो आयरन इज कलेक्टेड एट द बॉटम एंड ओवर द आयरन वी ऑब्टेन व्हाट, कैल्शियम सिलिकेट इन अ मोल्टन फॉर्म. वी ऑब्टेन कैल्शियम सिलिकेट in molten state, and because of the difference in the density beta, these two don't mix. और आप देख पा रहे हो कि एक आउटलेट ये रहा और एक आउटलेट ये रहा. इसका मतलब जो बिल्कुल बॉटम पे आउटलेट्स हैं, वी कैन हैव दी मोल्टन आयरन लावा फ्रॉम हियर, एंड जो टॉप पे आउटलेट्स हैं, वी कैन हैव दी कैल्शियम सिलिकेट्स फ्रॉम हियर. यस और नो? यस यस सर. ठीक है जी. तो मेरे बच्चे, यहाँ एग्जाम में पूछता है कि टॉप पे क्या था, बॉटम पे क्या था, कौन सी चीज कहां से निकल रही है. तो एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. सो मेरे बच्चों, लेट मी जस्ट रिकॉल द process. This is the blast furnace in which we are going to look how iron is extracted from its hematite ore, which is basically iron oxide along with sand. We put in the ore, along with it we put two things extra, coke and limestone. Coke is carbon and limestone is calcium carbonate, and from downward we enter hot blast of air. Now first reaction is carbon combined with oxygen readily to form carbon dioxide. This reaction is very important because this helps to maintain the temperature, as well as carbon dioxide readily combines with further carbon to form the major reducing agent of the process, which is carbon monoxide. This carbon monoxide then reduces iron from its ore, forming carbon dioxide. So this is one set of reaction. The other set of reaction is for the impurity, where calcium carbonate is broken down into calcium oxide and carbon dioxide, and calcium oxide readily combines with the sand component, forming CaSiO3 calcium silicate. Both iron and calcium silicate are obtained in molten state at the bottom of the tower over each other without mixing because of the difference in density. Is that clear, bachcho? Yes sir. Now, very last aspect of the topic, very last thing. बेटा हमने जो पिछली क्लास में तुम लोग को डेफिनेशंस पढ़ाई थी, याद है? उन डेफिनेशंस में हमने क्या कहा था? गैंग. What was gang? Gang was the impurity. So in this example, what was the impurity, बच्चों? In this example of iron, what was the impurity? Calcium Alina, silicate. Ali Usman, Amna, Michelle. Impurity was sand. Impurity was sand. ठीक है ना? तो यहां पर जो impurity थी, जो गैंग था, that was sand. अच्छा, फिर impurity को निकालने के लिए हमने क्या कहा था? The chemical agent which is used to separate gang from an ore. Impurity को निकालने के लिए हमने कौन सा कंपाउंड यूज किया था? impurity को निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो मैं लेबल करता चला जाता हूं. This was the impurity. Yes or no बच्चों? This was our gang.
दिस वाज द गैंग ऑफ द प्रोसेस। एंड इसको हमने निकालने के लिए क्या यूज किया बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बन। नहीं, जो कंबाइन हुआ, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए क्या चीज कंबाइन हुई मेरा बच्चा? The compound which combined with sand was calcium oxide. So this can be termed as the flux of the process. Yes or no? क्या हम इसे अपने प्रोसेस का फ्लक्स कह सकते हैं? Because remember, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था अलीना? Were you there? हमने कहा था gang is the impurity and जो चीज उससे जाकर combine which is used to separate gang from an ore, ठीक है, जो जाके उससे combine होती है, उसे ore से अलग कर देती है, उसे हम flux कहते हैं. So in this process MCQ में आ जाता है, what is the flux of this process? Calcium oxide is the flux of this process and silicon या sand, silicon dioxide और sand is the gang of the process. And फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाट इज स्लैग. स्लैग क्या होता है? हमने कहा था फ्लक्स केमिकली कंबाइंड विद गैंग टू फॉर्म अ स्लैग. जो फ्लक्स केमिकली कंबाइन होता है, देखो फ्लक्स इज गेटिंग केमिकली कंबाइंड हियर, तो जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड slag. So calcium silicate is the slag of the process. Yes or no? Calcium silicate is the slag of the process. Are you able to understand this बेटा? ये टर्म्स Yes, मैंने sir. आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा दी थी बेटा. इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं बच्चों? अलीना आवाज नहीं आ रही बेटा. अली, उस्मान, नोमान, शाफिया, शायान, शिफा, गैंग। ये गैंग है. ये हमारा क्या हो गया बेटा? फ्लक्स हो गया. और उसके बाद ये जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनता है, स्लैग बनता है. अच्छा, ये स्लैग जो है ना, कोई फजूल चीज नहीं होती. ये कैल्शियम सिलिकेट ही वो कंपाउंड है जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. तो जो कैल्शियम सिलिकेट इस प्रोसेस में हमें मिल रहा है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ऑल्दो वी आर राइट नाउ फोकस्ड ऑन आयरन की एक्सट्रैक्शन, बट ये कैल्शियम सिलिकेट का यूजेज आ जाता है बार बार. तो बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं गधों की तरह कि सर ये तो इम्प्योरिटी थी, तो हमने लिख दिया कि इट हैज नो यूजेज बिकॉज इट इज अ वेस्टेज. एग्जामिनर कह रहा है यूज लिखो, वो कह रहा है वेस्टेज है. तो इसलिए समझ लीजिए कैल्शियम सिलिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. जो ग्लास बनता है, किसी भी तरह का ग्लास, उस ग्लास का बेसिक कंपाउंड सिलिकेट ही होता है, कैल्शियम सिलिकेट होता है. कैल्शियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट, ये दो कंपाउंड यूज होते हैं ग्लास को बनाने के लिए, चाहे वो ग्लास किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो. तो इसलिए इसका जो यूज केस आ जाता है एग्जाम में, तो आपने जहन में रखना, ये लिख के नहीं आ जाना कि इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ यकीनन यहाँ पर वो इम्प्योरिटी की मदद से बनाया है आपने, but it has got its industrial usage. ठीक है, it is important in the manufacturing of glass. Are we good to go बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे बच्चे, that's in the process. Are you absolutely clear, Zuhair, Noman, Shafia, Shayan, about the diagram and the process? Remember, you need Yes. to recall this process whenever you recall in two steps. Just remember these three reactions together and these two reactions together. That would never कंफ्यूज यू. ठीक है, आपको नजर आ जाएगा कि वो तीन एक सेट में होते हैं और ये दो एक सेट में होते हैं, और आप इसको रिकॉल आसानी से कर पाओगे. एंड दैट कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑन आयरन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस. तो मेरे बच्चे, दैट्स दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सर, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट ऑफ द मोल्टन लावा अगेन? मेरे बच्चे, मैंने लास्ट पार्ट में बताया बेटा, इसलिए मैं जब दरमियान में बोल रहा होता हूँ उस वक्त पार्टिसिपेट किया करो. ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि भाई कोई दरमियान में पीछे तो नहीं छूट गया. तो मैंने कहा कि यू आर ऑब्टेनिंग, देखो इन दिस रिएक्शन यू आर ऑब्टेनिंग आयरन हियर. ठीक है, एंड इन दिस रिएक्शन यू आर ऑब्टेनिंग कैल्शियम सिलिकेट. दीज बोथ आर सॉलिड्स. ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है. लेकिन बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द ब्लास्ट फर्नेस, ये चीजें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाती, बल्कि दोनों सॉलिड्स जो है बॉटम पे गिरते हैं, और बॉटम पे गिरने के बाद ड्यू टू हैवी टेम्परेचर ये मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं. सो वी ऑब्टेन iron, molten iron, जिसको लावा कहते हैं, molten iron at the bottom and molten calcium silicate or floating on the molten iron. ठीक है ना? And we have got separate outlets for their extraction. आप इनको अलग से extract कर लोगे separate outlets से. So that's what it is. The brick similar to this? Sir, is brick clean? हाँ, clean. देखो क्लेन भी जो है ना, वो असल में क्लेन जो है पर्टिकुलरली चूने की भट्टी को कहते हैं. तो ये उसमें भी ब्रिक्स ही लाइन अप हुई भी होती है. इट्स आल्सो अनदर टाइप ऑफ फर्नेस. ठीक है बच्चे? ओहो हो. अब मेरे बच्चों, आयरन से रिलेटेड ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. ठीक है, ये टॉपिक हम सिर्फ अभी ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे आपको. थर्सडे वाले में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर, सिंस इट्स लिक्विड फॉर्म मेन है, व्हाई डोंट दे एग्जिट थ्रू द सेम आउटलेट? नहीं मेरे बच्चे, सेम आउटलेट तो मिक्स हो जाएंगे ना. जब डिफरेंस इन डेंसिटीज हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए ना.
अगर हम एक ही आउटलेट देते तो दोनों मिक्स होकर आते, एक आउटलेट में ब्लेंड हो जाते। तो इसलिए जब हम इसकी फ्लो, हमें पता है डिफरेंस ऑफ डेंसिटी है, तो बेटर टू एक्सट्रैक्ट देम सेपरेटली, ताकि हमें ज्यादा ख्वारी ना करनी पड़े। अच्छा, एक चीज रह गई, ये जो एक आउटलेट टॉप पे था, ये आउटलेट किस चीज के लिए था? तो बेटा जब अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं तो बहुत सारी गैसेस बन रही होती हैं, इस प्रोसेस से एक्सेस गैसेस रिलीज हो रही होती है। जो भी एक्सेस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि भाई टावर है ना भाई, अगर इस टावर को पूरा बंद कर देते तो गैसेस ही गैसेस अंदर बन रही हैं, तो टावर में प्रेशर बढ़ने की वजह से फटने का चांस हो सकता था। इसलिए इस आउटलेट को हमने टॉप पे रखा होता है, ताकि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो गैसेस यहां से क्या होती जाए, रिलीज होती चली जाए। ठीक है, सो दैट कंक्लूड द प्रोसेस मेरे बच्चे। एनी फर्दर क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोसेस और आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? ओके, आई थिंक आई शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे और कंप्लीट हम इसको करेंगे थर्सडे क्लास में। एंड थर्सडे क्लास में इट वुड बी कंप्लीटेड, इट वुड आल्सो कंप्लीट द होल चैप्टर। ठीक है जी। तो बेटा अब हम टॉपिक पे जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, येट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इन टॉपिक्स में। एंड द टॉपिक इज कोरोजन। जी, कोई आप में से मुझे बताना चाहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोरोजन? What do we understand by the term corrosion? Anybody would like to come on mic and share his thoughts? What is corrosion? Numan, Alina, Ahmad? Sir, rusting or oxidization. Rusting or oxidized. Okay. Anything else? Alina, Rahil, Ahmad, Numan, Shafia, Shiva, Ali, Usman, Amna, Alvi, Michelle. Try to participate, beta. Rust. Michelle, Gary, rust. Or Zuhair, सिर्फ वो Saim, Shifa. कलर चेंज हो जाता है मेटल का। Color change. Okay. Or anything else? Anything else? Shifa, Shafia, Alina from your side, Zuhair, Numan. Anything बेटा, कुछ बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। गलत सही का मसला नहीं है, यहाँ बोलना शर्त है। अच्छा जी, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ओके, देखो पहले तो बेटा ये क्लैरिटी पैदा कर लेते हैं कि कोरोजन जो होती है ना, वो रस्टिंग और कोरोजन को मिक्स नहीं करना है आप। ठीक है ना, पहले तो ये बात समझ लें अच्छे से कि कोरोजन और रस्टिंग को ब्लेंड नहीं कर देना है आपने। ठीक है जी, दोबारा सुनिएगा। देखो, कोरोजन कहते हैं बेसिकली इट्स द हार्मफुल रिएक्शन ऑफ अ मेटल, इट्स द हार्मफुल रिएक्शन ऑफ अ मेटल which cause metal to lose its metallic state. Let me repeat that again. बेटा कोरोजन का जो ताल्लुक है ना, वो सिर्फ आयरन से नहीं है। कोरोजन इज अ जेनेरिक टर्म, कोरोजन इज अ जनरल टर्म, जनरल। ठीक है, एंड व्हाट इज कोरोजन? मेटल का ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें मेटल अपनी मेटालिक स्टेट को लूज कर दे। मेटल अपनी मेटालिक स्टेट को लूज करने का मतलब क्या हुआ कि मेटल किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। दैट सिंपली मींस कि मेटल ने अगर मेटालिक स्टेट को लूज कर दिया, इसका मतलब है मेटल किसी और कंपाउंड में चेंज हो गया, मेटालिक कंपाउंड बन गया। समझ आ रही बात? कि आपको फॉर एग्जांपल मेटल चाहिए था, आपको टिन चाहिए था, आपको जिंक मेटल चाहिए था, आपको लेड मेटल चाहिए था, आपको मैग्नीशियम मेटल चाहिए था, लेकिन वो मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया या मैग्नीशियम सल्फेट बन गया या कॉपर सल्फेट बन गया, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मेरा बच्चा, मेटल का वो रिएक्शन जिसमें मेटल अपनी मेटालिक स्टेट को लूज कर देगा, यानी कि वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम कोरोजन कहते हैं, विच इज अ जेनेरिक टर्म यूज फॉर ऑल मेटल्स। तमाम मेटल्स में कोरोजन का प्रोसेस होता है, किसी में तेज होता है, किसी में स्लो होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इनमें कोरोजन तेज होता है। इसीलिए आपको मैंने देखा था ना, एल्यूमिनियम में क्या बताया था कि एल्यूमिनियम रेडिली कन्वर्ट्स इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम वाला स्टेट तो खत्म हो गया ना। एल्यूमिनियम जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो एल्यूमिनियम है, that is in a compound state. So this is corrosion for aluminum. So corrosion is a general word which simply defined as the harmful reaction of a metal which cause metal to lose its metallic state. Are you getting this, बच्चों? Yes. लिखो बेटा इसको। Noman, are we clear बेटा till this point? Alina? Yes, sir.
causing metal to lose its metallic state. Harmful reaction of a metal causing metal to lose its metallic state is called corrosion. And again, let me say that it's a general term. It's a general term that can be used with any metal. But if we particularly talk about corrosion of iron, that is what we call rusting. So rusting is a term used specifically for iron. Okay? So you need to differentiate at this point. Okay, rusting is a term which is specifically used for iron. So what is rusting? आयरन का वो रिएक्शन जिसमें आयरन अपनी मेटालिक स्टेट लूज कर दे. आपने लोहे का दरवाजा लगाया, लोहे की कोई रॉड लगाई है, अब उस पे आयरन रिएक्ट कर कर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी मेटालिक फॉर्म खत्म हो रही है, तो you didn't want that. It's a harmful reaction that causes iron to lose its metallic state. So जो iron की corrosion का process है उसे हम rusting कहते हैं. And in general, corrosion is a term which occurs with every metal. Are you getting this, बच्चों? Let's write the iron definition of rusting. ठीक है बेटा. अब before winding up this session, I need to tell you something really, really important, because rusting is going to be the second last discussion of the chapter, and this chapter is going to end inshallah on Thursday. So अब यहाँ पर rusting से ना related बहुत सवाल आते हैं. बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपने उनको पढ़ा नहीं है ना क्लास में, समझा नहीं है, तो आप अपने कॉमन सेंस से उसे गलत कर लेते हैं. And I've seen this multiple times. जब भी मैंने ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाया, और आपको भी इंशाल्लाह जब हम टॉपिक डिटेल में कल थर्सडे को कराएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप को नहीं मालूम है, और जब आप उसके अपने हिसाब से सोचते हैं तो आप उसको गलत कर लेते हैं. तो इसलिए टू सॉल्व दैट क्वेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है रस्टिंग में, कि रस्टिंग में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. होता ये है कि आयरन मेटल एक्चुअली, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, although this reaction is not mentioned in your book, but this is the reaction which at least gives you the idea कि rusting में कौन कौन क्या रोल प्ले कर रहा है. So it is iron which is reacting with oxygen. It is iron which is reacting with oxygen and forming rust, Fe2O3, and this compound is called rust. कोई बच्चा फौरन से कहेगा सर अभी थोड़ी देर पहले तो Fe2O3 को क्या नाम दिया हुआ था हमने? थोड़ी देर पहले Fe2O3 को क्या नाम दिया हुआ था बच्चे? हेमाटाइट का नाम दिया हुआ था ना, और अब इसी Fe2O3 को रस्ट कह रहे हैं. तो ये क्या चक्कर है भाई? हेमाटाइट प्योरली Fe2O3 था क्या? क्या हेमाटाइट प्योरली Fe2O3 था, या बहुत सारी इंप्योरिटीज भी थी? ठीक है, इंप्योरिटीज भी थी, प्लस इट वाज नेचुरली अकरिंग ना, ये तो नेचुरली अकरिंग फॉर्म थी. तो याद रखिए, मिक्स मत कर दीजिएगा. हेमाटाइट का में आयरन का जो कंपाउंड है दैट इज Fe2O3, बट क्या हेमाटाइट प्योर Fe2O3 है? आंसर इज नो. अभी तो आपने कहा कि इसके साथ बहुत सारी सैंड होती है और भी बहुत कुछ होता है. तो हेमाटाइट, और यहाँ जो आपने लिखा है रस्ट, ये इस वक्त हम प्योर Fe2O3 की बात कर रहे हैं. सो आयरन एक्चुअली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, नॉट विद वाटर. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस कंपाउंड कॉल्ड रस्ट. दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन एंड देयरफॉर दिस कैन नॉट अकर विदाउट कैटलिस्ट. दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. रस्टिंग देखो ना, आप बहुत देखते हो स्लो होती है. देयरफॉर टू allow this reaction to occur at a considerable pace, we need either water or acid or salt as a catalyst. Water, याद रखो उसमें बेस नहीं लिखा मैंने, वाटर, एसिड और सॉल्ट. देखो याद रखो, आपने देखा है ना रस्टिंग कोई तेज प्रोसेस तो नहीं है, या बहुत तेज प्रोसेस है? व्हाट डू यू थिंक? इज रस्टिंग अ फास्ट प्रोसेस? No, slow. No, not at all. Rusting is a very slow process. Although the catalysts are present, ठीक है, उसके बावजूद भी स्लो है. तो अगर कैटलिस्ट ही ना हो तो रस्टिंग खत्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, ऑब्जर्वेबल ही नहीं रहती है. लेकिन नॉर्मली बच्चों ने सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पर, एक तो बहुत से बच्चों को लगता है वो आयरन वाटर से रिएक्ट करता है, व्हिच इज अ बिग मिथ. तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. In that reaction, there could be three things which can speed up the process so that it becomes
noticeable, and those three things are acting as catalyst: water, acid and salt. So जब भी water होगा, acid होगा या salt कोई साथ होगा तो रस्टिंग तेज हो जाएगी, ऑब्जर्वेबल हो जाएगी, और अगर ये नहीं होगा तो रस्टिंग ऑब्जर्वेबल ही नहीं रहेगी, तो हम कहेंगे रस्टिंग नहीं हो रही। सही है जी। सो आयरन बेसिकली कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री थिंग्स, either of these three things, either this and that. Okay, these are going to accelerate the process so that it becomes observable and it converts into a compound of iron oxide, which is Fe2O3, and this is called rust, जिसको आप पढ़ते हैं किस कलर का होता है? It's of reddish brown color. याद करें, मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी लिखवाया है भाई कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जहां पर कलर कंपाउंड लिखवाए थे वहां पर भी Fe2O3 का कलर आपने रेडिश ब्राउन लिखा हुआ है। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Inshallah, Yes, we will continue this process with the topic of conditions of rusting, and methods to prevent rusting. That would be the final discussions in inshallah on Thursday session. तो आज के लिए इसको यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। कोरोजन ही रस्टिंग कंटिन्यू होगा। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग के साथ साथ कंडीशंस ऑफ रस्टिंग, ये दोनों बहुत ही कमाल की के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको डिलीवर किए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.